Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mansi and today we are going to do History Chapter 2 for Class 12 and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economics. And जिस एरा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 ईयर्स बाद की कहानी है या बाद की बात है, ठीक है। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, अराउंड 600 BCE to 600 CE. Okay. The first point which comes in this chapter is ऋग्वेदा की बात हम कर लेते हैं। ऋग्वेदा आपने सुना होगा, वेदों के बारे में आप जानते ही होंगे। 4 वेद होते हैं हमारे इंडियन संस्कृति में, ऋग्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पहला वेद है, उसका नाम है ऋग्वेदा। वो जो ऋग्वेदा था वो इसी एरा में कंपोज किया गया था। और कौन थे वो लोग जो कि इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहते थे, उन लोगों ने ये ऋग्वेदा को कंपोज किया। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होने लगी। कहाँ कहाँ ये इमर्ज होने लगा? नॉर्थ इंडिया में, यानी कि जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे प्रकृति मतलब जहाँ पे बारिश भी सही मौसम रहता है, मतलब यहाँ पे क्रॉप्स इजीली ग्रोन की जा सकते हैं। आज भी आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड सब पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज होने लगे। और न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, अब जो लोग मर गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हमने क्या पढ़ा था कि बस उनको दबा देते थे और कुछ उनके साथ उनकी प्रिय चीज़ें या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसी जो उनके लोगों की बिलीफ थी कि बाद में उनके काम आएगी, वैसी चीज़ें हम उनके साथ दबा देते थे। अब क्या होने लगा, मेगालिथ्स क्या होता था, मतलब दबाते तो थे अभी भी लोगों को, उसके दबाने के बाद उनकी जहाँ डेड बॉडी दफनाई है वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर लगा देते थे और उसमें कुछ साइंस या फिर कुछ अपनी इंस्क्रिप्शंस की भाषा में कुछ लिख देते थे कि ये फलाना इस इंसान की डेड बॉडी है, यानी कि उसका नाम लिखते थे। तो उसको कहते थे मेगालिथ्स, बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स। एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स, धीरे धीरे जो मतलब पहले की स्टेट्स थी, किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, वो उभर के आने लगे लोगों के सामने। कैसे? इंस्क्रिप्शंस के जरिए, टेक्स्ट्स के जरिए, कॉइन्स होते थे, वहाँ के कॉइन्स मिलते गए, विजुअल मटेरियल्स मिलते गए, उसके जरिए हम पता लगाते थे। तो हम फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसेप एंड पियादस्ती। ये कौन? एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830। एपिग्राफी क्या होता है? जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो पिलर्स होते थे आपके या पत्थर होते थे, उसमें जो हम ऐसे बिल्कुल गड़ा के ऐसे लिखते थे, पत्थर से डिज़ाइन बना के जो लिखते थे उसे इंस्क्रिप्शंस कहते थे। तो उनकी स्टडी जब करते थे तो उसे कहते थे एपिग्राफी। ये 1830s में होने लगा। फिर 1830s में एक EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी जो लैंग्वेज थी उसको डेसिफर किया, यानी कि उस लैंग्वेज को अपनी इंडियन लैंग्वेज में, इंग्लिश, ब्रिटेन जो भी वहाँ की लैंग्वेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ पे डेसिफर किया, समझा उसको। और वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी, जो कि पहले ज़माने की इंस्क्रिप्शंस और पॉइंट्स में लिखी जाती थी, उन्होंने ही उसको डेसिफर करा और समझा कि ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम मेंशन, उन स्क्रिप्ट्स में सबसे ज़्यादा राजा को क्या बोला जाता था? राजा को बोला जाता था कि ये पियादस्ती है। पियादस्ती मतलब कि जो देखने वाले को मोहित कर दे, यानी कि उसकी आंखों में समा जाए, सुंदर, मतलब जो राजा होता था बड़ा सुंदर होता था, उसको राजा को बहुत ही सुंदर आकृति दी गई है, माना गया कि बहुत ही अच्छा होता था इंसान। ज़्यादातर किसका नाम लिया गया? किंग अशोका का, सम्राट जो बहुत महान थे, अशोका मगध के, उनका नाम लिया गया। अब स्कॉलर्स थे, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी अब वो कहाँ पे फोकस हो गई? पॉलिटिकल हिस्ट्री में। यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो ये सोचते थे कि क्या सोशल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी, क्या उसका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन रहा होगा? जैसे कि पॉलिटिक्स बदल गई, कोई राजा दूसरा आ गया तो सोसाइटी में डेवलपमेंट अलग होने लगी। इकोनॉमी जैसे आज भी होता है, किसी दूसरे की सरकार आती है तो सोसाइटी में कुछ अलग चेंजेस आते हैं। पहले जो सरकार थी उसने कुछ नहीं करा होता या उसने अलग करा होता है, उसने अलग, तो वही वो कनेक्शन ढूंढने लगे कि क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कनेक्शन था। उसके बाद द अर्लीस्ट स्टेट्स, अब पहले की स्टेट्स कैसे होती थी? 16 महाजनपदास थे 16, कुछ इंपॉर्टेंट, आगे मैं उनका नाम बताऊंगी, उनके बारे में पढ़ना। मेजर टर्निंग पॉइंट आता है हमारी अर्ली इंडियन
6th सेंचुरी BCE में, जब जो हमारा ये युग था, एरा था, उसको दो उसमें एसोसिएट किया गया, मतलब माना गया कि ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, यानी कि उस जमाने में आयरन का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, लोहे का, और कॉइनेज की डेवलपमेंट होने लगी, यानी कि जो महाजनपद थे या जो स्टेट्स थी वो कॉइन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, कॉइन्स का। डाइवर्स सिस्टम्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी हिंदू धर्म की कोई इसमें हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन बस बुद्धिज्म और जैनिज्म की जरूर बात की गई है। उस जमाने में बुद्ध, जो क्योंकि आपने अभी हम आगे पढ़िए कि जो अशोका था वो भी बुद्ध धर्म को बहुत मानता था, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। बुद्धिस्ट और जो जैन लोग थे उनके जो टेक्स्ट थे उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थे, स्टेट्स थे, उनके बारे में मेंशन किया हुआ हमें मिला है। महाजनपद जो थे वो किंग द्वारा राज किए जाते थे, राजा होते थे, और अगर दो चार से ज़्यादा महाजनपद है उनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके एक राजा या 2-3 राजा मिलकर उनको अगर चलाते हैं तो उसको गण बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में गणास और संघास, ये बोला जाता था। बोथ महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म के होते भगवान, और बुद्ध धर्म के, बुद्धिज्म के। ये जो दोनों थे ये ऐसे ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, गण और संघ को। और जो महाजनपद थी उनकी एक कैपिटल सिटी, हर महाजनपद की कैपिटल सिटी होती थी, और हर कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होती थी, उसमें दीवारें, ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसके आगे हम पढ़ते हैं अपना ये महाजनपद के बारे में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 16 महाजनपदास के बारे में, जिसका नाम हमें याद नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए। मेन जो हमें याद करना है वो है मगध। तो नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। अंगा, काशी, कोसाला, वज्जी, मल्ला, छेड़ी, वत्सा, कुरु, पंचला, मत्स्य, सुरासेना, अस्वाका, अवंती, गंधार, कंबोज और मगध। मगध हमारा मेन है जो हमें याद रखना है। जो ब्राह्मण्स थे वो धर्म सूत्र यानी कि संस्कृत टेक्स्ट लिखते थे रूलर्स के लिए। रूलर्स कौन होते थे? मतलब मेनली क्षत्रियाज यानी कि वॉरियर्स। उनमें क्या बोला जाता था कि जो रूलर्स है उनको टैक्सेस या ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने हैं। किन लोगों से? कल्टिवेटर यानी कि फार्मर से, ट्रेडर्स व्यापारी से, आर्टिसन से जो कि कोई भी क्ले का मटेरियल, पॉटरी वगैरह करते थे, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो वर्क करते हैं, उन लोगों से हमें टैक्सेस और ट्रिब्यूट कलेक्ट करने थे, रूलर्स को कलेक्ट करने थे, ठीक है। अब जो मगध है, मगध आज प्रेजेंट डे में बिहार है। 4th और 6th सेंचुरी के बीच में जो मगध है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में आ जाती है जितनी आनी चाहिए। उसके बाद आयरन माइंस जो होती हैं, आयरन माइंस से क्या आयरन ओर निकाला, फिर उससे आयरन निकाला जिससे कि टूल्स और वेपन्स बनाने में बहुत ही हेल्प मिलती थी। और आज वो प्रेजेंट डे झारखंड में है, ठीक है। लेकिन वो पहले पूरा बिहार और झारखंड यानी कि पूरा मगध एक ही हिस्से में आता था, तो इसलिए उनको आयरन माइंस भी इजीली अवेलेबल हो जाती थी। उसके बाद गंगा नदी जो थी वहाँ पे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसमें जो छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती हैं वो भी बड़ी हेल्पफुल थी। कैसे? क्योंकि उससे काफ़ी कन्वीनियंट और ईजी और चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता था। जैसे कि कहीं नदी पार करनी है तो नाव से चले जाओ, ठीक है। मतलब सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट भी था कम्युनिकेशन। मतलब ये नहीं कि बात करने का तरीका, मतलब कि अगर एक पर्सन जाएगा एक साइड से दूसरी साइड तो वो अपना मैसेज लेके ही जाएगा, तो वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही हो जाता था। उसके बाद कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल पहले थी राजागाहा इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में जब मगध बना था, और ये हिल्स के बीच में थी, तो ये काफ़ी फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड तो वैसे भी हो गई क्योंकि पहाड़ों के बीच में, और वैसे भी क्योंकि मतलब दीवारें भी बनी हुई थी, इसमें प्रोटेक्टेड था ये पूरा। लेकिन बाद में जब इसको 6th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी BCE में इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया मगध की कैपिटल को, जो कि आज प्रेजेंट डे पटना में है। और मगध की जो ग्रोथ थी वो अपनी बिल्कुल मतलब जो हाई लेवल पे, पीक लेवल पे कब पहुंचती है? जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका द ग्रेट, ठीक है। तो ये तीन जो थे ये मेन थे। बिंदुसार भी इतना मेन नहीं था, फेमस जिन्होंने मतलब मेन जिन्होंने काम करे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। अशोका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद मौर्यास के बारे में हमें पता कैसे चलता है? स्कल्पचर्स के थ्रू पता चलता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें टेक्स्ट से भी पता चलता है कि अच्छा ये स्कल्पचर्स मौर्यन डायनेस्टी के टाइम के हैं, ठीक है। और एक कंटेम्प्रेरी वर्क मिलते हैं कुछ, मतलब किसी जो भी इनके कोर्ट में आता होगा,
ठीक है, कोई भी बाहर दूसरी कंट्री से, तो वो अपनी बुक लिखता था। वैसे ही एक ग्रीक का एक एम्बेसडर आया था, मेगेस्थिनीज, वो आया था, उसने एक बुक लिखी थी, तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसने क्या क्या कैसे बताया है मौर्य एम्पायर के बारे में, कैसा कोर्ट, कैसे दरबार होता था, ये सब। और अर्थशास्त्र हिंदी में कहा जाता है इकोनॉमिक्स को, तो ये भी एक बुक टाइप की थी जो कि कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट मिनिस्टर माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, नहीं सॉरी चंद्रगुप्त, हाँ जी बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे ये। मौर्यस जो हैं, मौर्यस का बारे में और हमें कहाँ पता चलता है, बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक जो लिटरेचर होते हैं उनमें पता चलता है कि अच्छा मौर्यस, उनकी कुछ नाम पता चलते हैं, उनके शासकों के नाम पता चलते हैं, और संस्कृत लिटरेचर में भी हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ऐसे ही और भी सोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मौर्यस के बारे में बताएंगे कि कैसे हमें उनके बारे में पता चला, कौन थे वो लोग, ये सब। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।